तो आज मैं आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस बताने जा रहा हूँ। वैसे तो हम लॉ ऑफ मोशन ही बोलते हैं और लॉ ऑफ मोशन को सर इसैक न्यूटन ने दिया था। तो अब लॉज ऑफ मोशन जानने से पहले हमें कुछ बातें जानने पड़ेंगी। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं, एक एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट थे, काफी फेमस थे, उनको हम अरस्तु भी बोलते हैं। तो अरस्तु ने एक बात बोली थी। अरस्तु ने बोला था ये जितने भी बॉडीज हैं इनका नेचर है कि ये रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। तो फिर अरस्तु के बाद है गैलीलियो, और गैलीलियो ने बोला नहीं, आपने अधूरी बात बोली है। तो गैलीलियो ने बोला कि आपने बात तो बोली लेकिन इसमें कुछ और मैं जोड़ना चाहता हूं। तो उन्होंने ये जोड़ा कि हर एक बॉडीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। कहने का मतलब गैलीलियो का ये कंक्लूजन था कि जितनी भी बॉडीज हैं उनका जो भी स्टेट है वो अपने स्टेट में चेंज होने से अपोज करेंगे, मतलब अपनी चेंज को अपोज करेंगे। और ये जो बात गैलीलियो ने बोली इसी को हम इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि सभी बॉडीज जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगी। तो ये होता है इनर्शिया। अब इनर्शिया दो टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन आप समझ ही गए होंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये होता है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब होता है जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगी, मतलब वो अपोज करेगी, अपने स्टेट में चेंज को अपोज करेगी। यही होता है इनर्शिया। अब इनर्शिया के थोड़े बहुत एग्जांपल्स हम जान लेते हैं। तो इनर्शिया का बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे हम बस में बैठते हैं और बस में जब खड़े रहते हैं तो बस तो रेस्ट पे है, मतलब बस अभी चल नहीं रही है, रेस्ट पे है। तो हम बस में खड़े हैं तो हम भी रेस्ट पे हैं। तो जैसे ही बस के ड्राइवर ने बस को चालू किया तो अब बस मोशन में आ गई, और जब बस मोशन में आई तो अभी भी हम तो रेस्ट पे ही थे। तो अब हम आगे गिरेंगे या पीछे? तो हम गिरेंगे पीछे की ओर, क्योंकि गाड़ी चल रही आगे की ओर, मोशन में आई, लेकिन हम तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे थे तो हम उस चीज को अपोज करेंगे। तो जैसे ही अपोज करेंगे बस आगे गई, हम बोलेंगे जाओ तुम आगे, हम पीछे की ओर जाएंगे। अब इनर्शिया ऑफ मोशन ठीक उल्टा। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, बस मूविंग है, मतलब बस चल रही है और हम बस में बैठे हुए हैं। तो अब बस अचानक से ब्रेक अप्लाई हुआ। अब ब्रेक जब अप्लाई होगा तो बस क्या हल्का सा रुकेगी। अब जब बस रुकेगी तो हम आगे की ओर जाएंगे, क्योंकि बस तो रुक गई और हम उसका अपोज किए, तो हम कहाँ जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे। तो इनर्शिया प्रॉपर कंप्लीट हो गया। तो अब हमने इनर्शिया जाना, तो अब इनर्शिया को ही हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया पे ही फुल डिपेंडेंट, मतलब जो हमने इनर्शिया में पढ़ा वही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये आपको कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगी। लेकिन कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसका स्टेट तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमको जानने के लिए सबसे पहले मोमेंटम जानना होगा। तो मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम थोड़ी हार्ड चीज है, वो बच्चों को जनरली समझ में नहीं आती है, तो मैं थोड़ी अलग तरीके से समझाता हूँ। तो मोमेंटम को एक तरीके से आप समझिए दर्द। कैसा दर्द? आप गाड़ी के सामने खड़े हो जाइए, और एक आप साइकिल चल रही है, साइकिल के सामने खड़े हो जाइए, और एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी के सामने खड़े हो जाइए। दर्द आपको किस में ज्यादा होगा? दर्द आपको गाड़ी में होगा, साइकिल में कम होगा। तो अब मोमेंटम हम जानते क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, मतलब मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही मोमेंटम बोलते हैं। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं सभी में मोमेंटम होता है, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पे। मास ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा मोमेंटम ज्यादा। तो वैसे ही गाड़ी आई और साइकिल आई, दोनों सेम स्पीड पे थे, लेकिन गाड़ी का मास ज्यादा था इसलिए उसमें मोमेंटम ज्यादा था, इसलिए हमको दर्द ज्यादा हुआ। साइकिल में मोमेंटम कम था, वेलोसिटी कम थी, इसलिए मोमेंटम कम था, इसलिए हमको दर्द कम हुआ। तो मोमेंटम इज इक्वल टू, आप ऐसा समझ लीजिए कि दर्द ही होता है। तो आसान हो गया मोमेंटम। अब हमने मोमेंटम जान लिया, तो मोमेंटम के बाद अब हम सीखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि मोमेंटम पे ही डिपेंडेंट है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है अब हम ये जानते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो इसी लॉ से फोर्स का फॉर्मूला है। इससे पहले फोर्स का फॉर्मूला नहीं था, इसी लॉ ने ही फोर्स का फॉर्मूला दिया, जो कि F इज इक्वल्स टू m होता है। F इज फोर्स, m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कहने का मतलब फोर्स भी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक मास और एक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप जान लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी खत्म। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो
पूरी दुनिया ही इसी पे चल रही है। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक एक्शन पे एक रिएक्शन जरूर मिलता है। अब जैसे हमें किसी ने थप्पड़ मारा तो हम उसको छोड़ थोड़ ना देंगे, हम भी उसको उतना ही खींच के देंगे। तो ये तो मजाक की बात हो गई। अब थोड़ा डिटेल में और पढ़ाई की बात जानते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, तो एक दीवार है, अब दीवार पे हमने धीरे से मारा तो चोट भी धीरे लगता है, क्योंकि हमने जितना फोर्स अप्लाई किया दीवार भी उतना ही फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमें कम चोट लगा। लेकिन जब हम दीवार पे खींच के मारते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है, तो दीवार भी उतना ही फोर्स लगाता है जितना हमने लगाया, तो हमने ज्यादा लगाया तो उसने भी ज्यादा लगाया, इसलिए हमारे चोट ज्यादा लग जाती है। आप समझ सकते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हर एक एक्शन पे एक रिएक्शन हमें मिलता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।